तो स्ट्रॉन्ग केमिकल पील में जाने से पहले क्या कोई पैच टेस्टिंग हमें बोलना चाहिए फॉर द डॉक्टर्स टू डू दैट? 100%. I think your doctor will tell the patient rather than कि opposite हो रहा है फिर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है. So ideally get a patch test done. You can do it behind the ear. You can do it over a forearm as well. तो डार्क स्किन टोन को केमिकल पील में जाना चाहिए? कर सकते हैं बट माइल्ड वाली ज़्यादा प्रेफरेबल है rather than going for a very deep one. अब deep peels में the side effects can be that the skin is going to physically peel off and the downtime after the peel is very long. आजकल हर दूसरी रील में कोई नया ट्रीटमेंट वायरल हो जाता है। ग्लो ड्रिप लो, इंस्टेंट फेस लिफ्ट कराओ, फिल्टर फ्री स्किन, सुनने में टेम्पटिंग लगता है, बट कभी सोचा है इन सब के पीछे आपकी स्किन पर क्या असर पड़ता है? हर ग्लो सेफ नहीं होता और हर क्लिनिक एक्सपर्ट नहीं होता। मैं चाहती हूँ हम सब थोड़ा अवेयर हो, क्योंकि ये फेस सिर्फ मेकअप का कैनवास नहीं, ये हमारी पहचान है। आज हम बात करेंगे हर उस स्किन ट्रीटमेंट के बारे में जो आजकल बहुत वायरल है और जानेंगे कि उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम बुलाते हैं डॉक्टर परवाज़ को, जिनको 5 साल तक का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और जानेंगे कि हमारे स्किन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर परवाज़। Hi Parvaz. Hi, thank you so much. I am Dr. Parvaz and I am MD dermatologist and I feel very privileged कि आपने मुझे यहाँ पे आज invite किया है and I think this is a very wonderful initiative. तो let's talk. Yeah. Dr. Parvaz, let's start with the question जो आजकल IV ग्लूटाथियोन है, विटामिन इन्फ्यूजन्स है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या साइंटिफिकली ये सब चीज़ें अप्रूव्ड हैं? साइंटिफिकली अप्रूव्ड है बट आर वी श्योर कि वो आईवी के लिए अप्रूव्ड है या ओरल सप्लीमेंट्स के लिए अप्रूव्ड है? ग्लूटाथायोन बहुत ट्रेंड में रहता है बट सब ये नहीं जानते कि वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमारा लिवर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वो किसी को डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली इट इज़ अप्रूव्ड कि हम वो उसे दें, बट उसे किस लिए दिया जा रहा है? फॉर स्किन लाइटनिंग, फॉर ग्लो, विच इज़ नॉट रियली अप्रूव्ड बाय FDA. या जैसे मैं देख रही हूँ इवन यूएसए एफडीए ने भी उसको अप्रूव नहीं किया, उसको इंडिया में भी अप्रूवल नहीं मिला, इवन फिलीपाइंस में तो गवर्नमेंट ने वार्निंग तक इशू करी है। तो अब जो भी मार्केट में हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू सुनते हैं, इंस्टा पे रील्स पे ग्लूटाथियोन लो स्किन वाइटनिंग के लिए, तो कितना सच है? अगर मैं उससे इम्प्रेस होके या इन्फ्लुएंस हो गया मैं किसी क्लिनिक पे जाती हूँ कि मुझे स्किन लाइटनिंग के लिए करना है, तो आप उनके लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहोगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें वो अपने एक्सपर्ट जिनसे वो कराने वाले हैं उनसे वो पूछें, क्वेश्चंस क्या होने चाहिए उनके? See, first I want to start with that a client should always have a realistic expectation behind this treatment. Don't go with the trend that it is going to do some one-time miracle skin lightening or skin glow, because glutathione actually में एक antioxidant है. Antioxidant का मतलब वो आपको एजिंग के environmental stress से बचा रहा है, बट वो स्किन लाइटनिंग जब पता चला था एज अ रिसर्च कि स्किन लाइटनिंग हो रही है, इट हैपेंड बाय अ साइड इफेक्ट कि जब ग्लूटाथियोन की बहुत सारी डोजेज हम दे देते हैं बॉडी में तो उसका एक साइड इफेक्ट आता है, और वो क्या है? स्किन लाइटनिंग। तो अगर हम ये कह रहे हैं एंड वी आर सेलिंग ग्लूटाथियोन की 1 सेशन में बिल्कुल ग्लो आ जाएगा, वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी पहले जब फर्स्ट सेशन आप लोगे इट विल बी गिवन फॉर फटीग कि अगर कोई बहुत टायर्ड फील कर रहा है, किसी को एक्चुअल में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो ग्लूटाथियोन लेने से एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, बट स्किन लाइटनिंग तो बहुत देर बाद आएगी। इट्स अ मिसकंसेप्शन। इट इज़ अ मिसकंसेप्शन एंड फनी थिंग इज़ कि जो स्किन लाइटनिंग हो रही है वो टेम्पररी है, सटल है। ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव टेकन ग्लूटाथियोन आपकी स्किन 2 शेड फेयर हो गई तो वो वैसे ही रहने वाली है। इट इज़ गोइंग टू गेट रिवर्स्ड। एंड व्हाट अबाउट द रिस्क फैक्टर्स? अगर इसके बावजूद भी कई लोग लेते हैं तो क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैट्स की बात करें, पर 1000 केसेस में
क्या रिस्क फैक्टर्स है इसके ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लेने के? सी वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉपुलेशन में लेस देन 1%, बहुत Okay. ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बट इट डजेंट मीन कि ये 100% सेफ है टू बी गिवन बाय लिटरली एनी वन दीज डेज. आई हैव सीन देर आर हैपनिंग IV drip parties are happening at literally random places. IV drips are given at salons. IV drips are even given as home services. Okay. अगर अब ये सब होगा तो डॉक्टर सुपरविजन इज बीइंग बाईपास्ड. अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपका जो आपको आईवी डिप प्रोवाइड कर रहा है, इज दैट पर्सन प्रिपेयर्ड फॉर दैट एलर्जिक रिएक्शन, या आपको कोई वैसे प्रॉब्लम आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी हर्ड द केस अभी लेटेस्ट इन द न्यूज़ कि बीपी ड्रॉप कर जाता है एंड देन अ पर्सन कैन इवन गो इनटू कार्डियक अरेस्ट. तो इज दैट प्रोवाइडर प्रिपेयर्ड फॉर इट? आई थिंक जब आप आईवी ड्रिप लेने जाओ, यू शुड नो कि आपके प्रोवाइडर के पास आपकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स के लिए क्या प्रेपरेशन है, जो आप इंजेक्ट करवा रहे हो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है एंड उसकी डोजेज क्या है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगता है ये जो फिल्म स्टार शेफाली जरीवाला, जिनका इतना लाइमलाइट में आया कि उन्होंने आईवी ड्रिप्स लगवाई थी, इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, फास्टिंग पे थी, अभी तो वो अंडर बायोप्सी मतलब है, इट्स नॉट कंफर्म्ड, बट डू यू थिंक इट कैन बी द रीजन? सी इट कैन बी. आपने खुद ही कहा कि अभी वो कंफर्म नहीं है. Confirm नहीं है. दैट्स ट्रू, बट एंटी एजिंग इंजेक्शंस में ग्लूटाथायोन के साइड इफेक्ट होना फास्टिंग में कैन हैपन, बिकॉज आइडियली कोई भी आईवी ड्रिप हम फास्टिंग में कभी नहीं देते. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट कि आपने कुछ खाया है, नहीं खाया है तो हम मंगवा के दे देंगे खाना, बट फास्टिंग में आईवी ड्रिप नहीं देनी है, बिकॉज वी डोंट नो कि हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट. सो हो सकता है कि इस वजह से उनका बीपी ड्रॉप हुआ हो. एंड व्हाट अबाउट द केमिकल पील्स? आजकल केमिकल पील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. एक तो इवन आई हैव गॉन थ्रू द केमिकल पील्स, वो बहुत माइल्ड वाला था और मुझे ये बोला गया फॉर पिगमेंटेशन के लिए कि आपको स्ट्रॉन्गर वन में जाना चाहिए, पर मुझे मेंटली वो था फोबिया कि मेरी स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी. इज इट ट्रू कि अगर हम स्ट्रॉन्ग केमिकल पील्स में जाते हैं फॉर द पिगमेंटेशन तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, उसके लॉन्ग टर्म में उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, स्किन can be harmful. It can be Skin harmful for the skin. sensitive is not really the right term as a side effect of chemical peel. Basically जैसे आप कह रहे हो कि mild peel, strong peel, ये कैसे depend करती है on the depth. How deeper a chemical peel is going to act in our skin, that's how we define it, whether it is a mild peel, medium peel or a strong peel. Now if we want to use a strong peel for some pigmentation case, हम कर सकते हैं. There is no harm provided the person who's doing it is qualified. Please make sure कि वो person is a dermatologist or a plastic surgeon, ना कि कोई और random non degree person हो या कोई और profession का doctor हो. आजकल dentists या even other professionals are doing chemical Even peels. saloons में Yes, salons में तो मतलब MBBS भी नहीं है, कुछ नहीं है, and you're doing peels. it can be very risky. It can be very risky because major side effect peel का is burn. Now if you ask me कितने परसेंटेज में बर्न हो सकता है, अगर वो किसी सैलून में हो रहा है या किसी नॉन डॉक्टर के थ्रू हो रहा है तो 100% चांस है बर्न होने का. बट अगर आप राइट प्रोवाइडर के साथ करवा रहे हो तो ऑब्वियसली द चांसेस आर लेस बिकॉज वो पर्सन इज क्वालिफाइड टू डू इट. तो स्ट्रॉन्ग केमिकल पील में जाने से पहले क्या कोई पैच टेस्टिंग हमें बोलना चाहिए फॉर द डॉक्टर्स टू डू दैट? 100%. आई थिंक योर डॉक्टर विल टेल द पेशेंट रादर देन कि ऑपोजिट हो रहा है फिर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है. मतलब आपका डॉक्टर खुद आपको बोलेगा कि हम पैच टेस्ट करते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हो माइल्ड हो बर्न कभी भी हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका स्किन टाइप उस फील को कैसे रिएक्ट करेगा. So ideally get a patch test done. You can do it behind the ear, you can do it over a forearm as well, but face के लिए ज़्यादातर we can do it near the ear ताकि अगर कुछ burn हो जाता है तो बिल्कुल सामने हमें face पे bother ना करे. And उसके बाद if it is safe, the patch test part of the skin is completely okay, then you can go for it. तो जिनका स्किन टोन डार्कर है उनके लिए केमिकल पील्स आर सेफ, क्योंकि कहते हैं कि उनको ज़्यादा पिगमेंट मतलब ज़्यादा फेस खराब होने के चांसेस है, उनका PIH लेवल डिफरेंट होता है. हाँ, तो डार्कर स्किन टोन को केमिकल पील में जाना चाहिए? कर सकते हैं बट माइल्ड वाली ज़्यादा प्रेफरेबल है रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी डीप वन. अब डीप पील्स में द साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी दैट द स्किन इज़ गोइंग टू फिजिकली पील ऑफ
and the downtime after the peel is very long. कई बार 7 to 10 days to 15 days भी हो सकता है. So उस केस में PIH के chances are very high. तो वो बहुत dark skin में we never do it. And what about the laser treatments? आजकल it's very crazy in every woman में, अगर आप देखो men और women सब they are crazy for the laser hair removal. तो minimum age क्या है वैसे इसकी? For laser hair removal, ideally we do it. We started at 18 years, Okay. but there are countries who are doing it at 15 years as well. Is it safe? It At is. a young age. It is. Again, patch test for Patch laser test. is also done. पहले patch test करके आप टेस्ट करो कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, then go for it. And what about the intimate area, private areas, men and women? वहाँ पे उनके लिए safe है laser hair removal? We can do it. It is safe for intimate areas as well. In fact, intimate areas में और underarm areas में best results मिलते हैं. आजकल जो थ्रेड लिफ्ट्स चले हैं वो क्या है, किनको कराना चाहिए, किस एज में कराना चाहिए, एंड वो सेफ है, एंड एक्चुअली सेफ के साथ साथ इज इट इक्वली इफेक्टिव आल्सो? See, thread lift is, अगर हम एफिकेसी की बात करें तो इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिलता है थ्रेड लिफ्ट का. किनको कराना चाहिए? जिनकी स्किन सैग हो रही है, विजिबल आपको लग रहा है कि एजिंग के चेंजेस आर वेरी हाई एंड यू कैन सी द सैगिंग ऑन द फेस, एंड देन यू कैन गेट द थ्रेड लिफ्ट डन. अगेन सेफ्टी इज कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, बिकॉज देर आर मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल इन द मार्केट विच आर बीइंग इंसर्टेड इन द फेस एंड मल्टीपल पीपल हु आर डूइंग इट. अगर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन थ्रेड लिफ्ट कर रहा है और राइट प्रोडक्ट के साथ कर रहा है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. मतलब कि हम चाहे आईवी ड्रिप्स लगवाएं, थ्रेड लिफ्ट करें, हमें अवेयर होना चाहिए कि सामने जो डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, व्हाट दे आर यूजिंग, क्वालिटी, हमें मेक श्योर कि वो कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पहले नॉलेज लेनी चाहिए. देन वी विल स्टार्ट डूइंग दैट कि हम उनसे वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं. 100%. आई थिंक कि एक क्लाइंट का हक बनता है टू आस्क कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वेदर इट इज़ FDA अप्रूव्ड और नॉट. आप ये भी पूछ सकते हो वेदर अ डॉक्टर इज़ ट्रेन्ड और नॉट, बिकॉज हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर डॉक्टर इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं होता. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू गो टू योर प्रोवाइडर कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है. देयर आर क्लाइंट्स हु कम एंड आस्क मी कि आपने कितने केसेस किए हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि हम क्या इंजेक्ट करें, उनको होता है नहीं बस आप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई थिंक कि ये अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइडियली आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिफोर अंडरगोइंग अ प्रोसीजर. Okay, so now let's see what's real and what's risky. We have a very interesting segment, that is a game segment that we have, burn or bloom. So let's play that game, burn and bloom. आप बर्न करोगे, जो चीज़ आपको लगता है इट्स अनसेफ, यू विल से बर्न इट, एंड जो आपको लगता है इट्स सेफ टू यूज, तो आप उसको करोगे ब्लू. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. यस. ओके, थ्रेड लिफ्ट, ब्लू. हाइड्रा फेशियल, अगर तो ओरिजिनल है विच इज़ हाइड्रोफेशियल MD, देन ब्लू. अदरवाइज रिजल्ट्स आर वेरी टेम्पररी. तो हम कैसे जान सकते हैं कि इज इट ओरिजिनल पैकेजिंग? हाँ, ओरिजिनल हाइड्रोफेशियल का नाम ही हाइड्रोफेशियल MD है. एंड इफ यू सर्च इट एनीवेयर यू विल नो कि वो कैसा दिखता है. तो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं. RF स्किन टाइटनिंग, ब्लू. माइक्रो नीडलिंग, डबल ब्लू. PRP, वेम्पायर फेशियल. नाम से बहुत ब्लू, बट ये नाम से वेरी हॉरिबल, लाइक वेम्पायर फेशियल डरावना लगता है. सी वेम्पायर इसलिए कहते हैं बिकॉज वी टेक क्लाइंट्स ओन ब्लड, एंड आप खुद सोचो इट इज़ योर ओन ब्लड एंड विच इज़ गोइंग इनटू यू. तो आइडियली तो ये सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट बना, ओके, बिकॉज साइड इफेक्ट्स या एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस आर वेरी मिनिमम. फेस बोटॉक्स फॉर एक्सप्रेशन लाइंस, ब्लू. ब्लू. अंडर आई फिलर्स, अंडर आई फिलर्स अगर तो कोई ट्रेन्ड पर्सन नहीं कर रहा देन यू हैव टू बर्न इट, बट अदरवाइज इट इज ब्लू. IV ग्लूटाथायोन ट्रिप्स, इफ गिवन फॉर स्किन लाइटनिंग, बर्न. ओके, पर ये ब्राइटनिंग एक्चुअल में देता नहीं है, लिवर लाइटनिंग जरूर दे सकता है लिवर को. ये आपको एनर्जी देगा एंड आपको एंटी एजिंग में हेल्प करेगा, बट स्किन लाइटनिंग बहुत ज़्यादा नहीं.
Skin whitening injections. burn, Collagen supplements. burn. LED mask therapy. अगर Amazon पे खरीद रहे हैं LED mask then burn. Oxygen facials. I can say bloom. Yeah, Ice cold water every day. we can do it. Bloom. Yeah. Okay, मतलब हर ट्रीटमेंट का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. हाँ. वी शुड बी अवेयर इट. Exactly. और हमें अपनी अवेयरनेस को ब्लूम करना चाहिए. Yes, definitely. True. Okay, let's move to next questions. It's Botox, जो आजकल बहुत कॉमनली एवरीवन इज डूइंग दैट. Botox fillers, threads. हम Botox के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. Is it safe? Botox is safe. In fact, Botox is FDA approved. So, Okay. और Botox most common anti-aging treatment है in the world जो किया जाता है. और किस एज को करना चाहिए, किस एज में? You can start it at your 30s as well. लोग पहले भी करवा लेते हैं before 30s. आपको अगर आपकी लाइंस बॉदर कर रही हैं, your forehead lines, frown lines, आई के आसपास लाइंस, we call it crow's feet. Then there is the drooping of the lips. आपको लग रहा है कि वहाँ एजिंग हो रही है, जाउल्स बन रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए बोटॉक्स से बेटर ट्रीटमेंट कुछ नहीं है. तो वो क्या हमारी एज को रिवर्स कर रहा है बोटॉक्स, या उसको रिपेयर कर रहा है? इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है. आपको लगता है कि आप लिटरली 5 years यंगर दिखने लग जाते हो, बट यू हैव टू गेट इट डन अगेन एंड अगेन बिकॉज एजिंग इज इनएविटेबल. देयर इज नो ट्रीटमेंट येट जो हमें एक्चुअल में परमानेंट एंटी एजिंग देगा. तो आप जब एक बार ट्रीटमेंट करवाते हो एवरी 5 to 6 months बाद आप उससे दोबारा ले तो सकते उसको लॉन्ग टर्म में अगर हम लेते हैं बोटॉक्स को, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे फॉर द लॉन्ग टर्म? हो. राइट डोजेज दी जाए तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर डोजेज हैवी हो, गलत डेप्थ पे इंजेक्शंस लगे हों, तो देर आर अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स इन्वॉल्व्ड. एंड व्हाट अबाउट द फिलर्स? फिलर्स भी सेफ है, एंड किनको कराना चाहिए? फिलर्स भी FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर है. फिलर्स में वी यूज़ हाइलुरोनिक एसिड. बहुत ट्रेंड में है आजकल कि हम हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करते हैं फेस पे फॉर हाइड्रेशन. एंड सिमिलरली हाइलुरोनिक एसिड की जेल आती है in a injection form and that can be injected in the face. तो since it is a viscous jelly like material, हम जहाँ पर भी उसे इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको एक कॉन्टूर देगा, एक डेफिनेशन देगी. तो अगर किसी को लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is on very heavy dieting and face is very hollow, तो उस चीज़ के लिए फिलर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है? या ऑफ कोर्स वी कैन डू इट. तो अगर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की बात करें तो क्या क्लिनिक हाइलुरोनिडेज, ये इट्स एन एंजाइम Yes. जो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लॉक वेसल्स Yes. ब्लॉक हो जाए, Yes. तो ये हैंडी होना चाहिए क्लिनिक्स में? 100%. तो वी शुड आस्क course. डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट कि हाँ, उनके हाँ. पास ये हैंडी हाँ, है या नहीं है. आप बिल्कुल पूछ सकते हो. एंड व्हाट अबाउट, मैंने इवन सुना है कई रेयर केसेस में विजन तक लॉस हुआ है इन दिस केस. तो उसके लिए क्या उस टाइम पे, इस ट्रीटमेंट के टाइम पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये होना चाहिए उसकी प्रेजेंस की, या नहीं होनी चाहिए? सी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हर क्लिनिक में जब प्रोसीजर हो रहा होता है वहाँ नहीं खड़े रहते हैं, बट बिफोर डूइंग द प्रोसीजर अ डॉक्टर इज ऑलवेज इन टच विद 2 people, वन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड द अदर पर्सन इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो ऑन कॉल विजिट कर सकें. बिकॉज आई जस्ट सेड कि इट इज़ अ जेली लाइक मटीरियल. अगर वो किसी वेसल में इंजेक्ट हो जाएगा, वेसल ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक सकता है, उसी वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं. एंड विजन लॉस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. उसको रिवर्स करने के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, बट इट इज़ अ वेरी रेयर साइड इफेक्ट. एंड प्रॉपर ट्रेनिंग में अगर कोई कर रहा है तो ऐसा होने के चांसेस इज़ वेरी लेस. And what about the melasma? That is also very common. Yeah. nowadays, even men and women in both. तो उसका सबसे पहले उसका कॉज क्या, रीजन क्या है melasma का? It's a high pigmentation. उसको melasma बोलते हैं. हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्किन टाइप जो है उसमें मेलाज्मा बहुत कॉमन है. इट इज़ जस्ट अ पिगमेंटेशन एंड इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग. फिजियोलॉजिकल मतलब ये कोई बीमारी नहीं है जिसका हमें क्योर करने की ज़रूरत है. इसका एज सच कोई क्योर है भी नहीं. मेलाज्मा के कॉजेज आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में मोस्ट कॉमन है सन एक्सपोजर. तो अगर सबसे पहली चीज़ आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो आप मेलाज्मा से ज़्यादा
prone हो to develop it. And internal factors are how, balanced lifestyle you're living. आप कितनी physical activity कर रहे हो, how good sleep hygiene do you have, how good diet you have. तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल थायराइड या डायबिटीज़, ये सब ट्रिगर कर सकता है मेलास्मा इन यू. यस, तो इसे मेंटेन करने के लिए फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स इज कि प्लीज़ सनस्क्रीन अप्लाई करो, एंड तो ही मेलास्मा की बाकी ट्रीटमेंट्स बेटर असर करेंगी. सो सन प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट. एंड सनस्क्रीन की अगर हम बात करें तो ये हम कैसे जज कर सकते हैं हमारी स्किन टाइप पे? SPF 30 जाएगा, SPF 50 जाएगा और SPF 80 जाएगा? बिकॉज बहुत सारे वो हैं, प्लस PA 4 टाइम्स प्लस. तो हमें अपने स्किन टोन के हिसाब से किस तरह से करना चाहिए? इन जनरल 50 कोई भी लगा ले? सनस्क्रीन में दो चीज़ें यू हैव टू सी व्हेन यू हैव टू बाय. वन इज़ SPF जो हमें UVB प्रोटेक्शन देता है. UV रेज 3 टाइप की होती हैं, A, B and C. और SPF हमें B से बचाता है. जो PA फैक्टर है वो A से बचा रहा है. SPF 30 एंड अबव इज़ गुड. 30, 50, 80, आजकल 100 भी आ रही है. That is but very rare. Yes, that is very rare. And the funny thing is इनमें डिफरेंस सिर्फ 1 या 2% का है. 30 हमें 95 या 96% प्रोटेक्शन दे रही है, SPF 50 97 दे रही है. तो सिर्फ 1-2% का डिफरेंस है. इसीलिए 30 या अबव आप बाय कर सकते हो. 30 से नीचे नहीं ना करो बाय. And always see that it is mentioning PA factor as well, because then you are getting a broad coverage of UV rays, A, B and मतलब B rays also. Okay. What about another treatment we have heard about, that is microneedling? Microneedling एक्शन में collagen boost करता है? Let me explain the principle behind microneedling to make you understand that why it is boosting collagen for you. आपने देखा होगा कि अगर वी गेट एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा ऑन अ स्किन, इफ़ वी लीव इट एज इट इज़, वो हील अपने आप हो जाता है. बिकॉज आवर स्किन सेल्स रेप्लिकेट सर्टन अमाउंट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, इलास्टिन, कि वो वूंड अपने आप हील हो गया. Similar principle is being used in microneedling. Needles are going to cause small channels in the skin area, and those channels act as a trauma. हमारी स्किन को लगता है कि कुछ ट्रॉमा हुआ है. Now I have to ask all my good skin cells like elastin, collagen, fibroblast to replicate and fill those areas. तो वो अपने आप collagen increase हुआ. So more collagen means less aging, because aging का सबसे बड़ा factor is we will be losing collagen every year. तो microneedling इसलिए एक बहुत अच्छा anti-aging treatment है. और ये जो घर पे भी आजकल आ रहे हैं कि आप घर पे भी microneedling कर सकते हो, that tool, वो यूज़ करना चाहिए हमें डेली? See, at home microneedling devices are very risky, because हम गलत डेप्थ यूज़ करेंगे तो you can even develop bruises, you can develop scarring. Rather than कि आप अपनी स्किन पे ग्लो लेके आओ, you can have a lot of bad side effects जो permanent damage कर सकते हैं. And what about this hair restoration? क्या एक्चुअल में बालनेस या हेयर थिनिंग पे काम करता है? Is it a long-term solution or it's a temporary solution? Depends on the cause of hair loss. If we are having hormonal hair loss, उसमें बहुत long term solutions नहीं है. Temporary solutions हैं कि till the time you're using the treatment you'll see the results. But whenever you start, leaving the treatment or you're irregular with it, तो hair fall will still be there. And अगर तो hair fall हो रहा है because of some stress, nutritional deficiency, pregnancy, postpartum hair fall, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं विद हेयर रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स. जैसे कि आफ्टर 40 की एज में अगर हम मेन में बात करें तो उन्हें बॉल्डनेस आने लग जाती है, बॉल्डनेस. एंड वुमेन में बात करें हेयर थिनिंग इशू स्टार्ट होता है, दैट इज ड्यू टू द एज माइट बी. यस, तो उनको 40 के बाद हमें ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए टू बेटर हेयर क्वालिटी. हेयर रेस्टोरेशन में दो बहुत कॉमन ट्रीटमेंट्स आजकल जो यूज़ हो रहे हैं इज़ PRP थेरेपी, विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, and the other one is QR678 और exosomes. तो PRP therapy या exosomes when done for hormonal hair fall have very good results, because उन्होंने they are going to decrease the hair thinning which is happening because of the hormones in our body. तो if you want hair thinning को delay कर सकें
तो दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड. क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत हाइप में है कि एक सिंगल सेशन में इंस्टेंट ग्लो, उसमें कितना बड़ा सच है? आई सेड कि ग्लूटाथायोन का स्किन लाइटनिंग जो ग्लो इफेक्ट है वो एज अ साइड इफेक्ट होगा, और वो तो होगा अगर आप हाई डोज दे रहे हो. एंड कोई अगर आपको सिंगल सेशन में इतनी हाई डोज दे के स्किन ग्लो कर रहा है, आई थिंक दिस इज़ अ मिथ. एंड अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू. बट रील्स में हमने कभी उसका नाम नहीं, ट्रीटमेंट का नाम नहीं कभी भी बताया जाता. जब मैंने देखा है वो सिर्फ यही होता है कि हाँ दे आर डूइंग इन सैलून्स में. मैंने कोई डर्माटोलॉजिस्ट की भी रील्स नहीं देखी हैं कि वो एक फेशियल कर रहे हैं और बिफोर एंड आफ्टर वॉश दिखा रहे हैं कि अनफिल्टर्ड है. उसमें कितना सच है, लोग कितना ट्रैप में वो फंसते हैं. एक्चुअल में इट्स अ ट्रैप, और या इसके पीछे कुछ सच्चाई है, हो सकती है? सी साइंस डजंट वर्क लाइक दैट कि आपको एक सेशन में कुछ मिरेकल स्किन लाइटनिंग या ग्लो मिल जाएगा. सो इट कैन डेफिनेटली बी अ ट्रैप, स्पेशली अगर वो डॉक्टर नहीं है और वो ये ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं. इवन दिल्ली में एक बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, उनके पीछे रील्स बहुत वायरल हुई थी. मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो जा रही हैं करने के लिए, कभी किसी सिटी में कभी किसी सिटी में, कि देखो अभी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, उसके वॉश के बाद कितना ग्लो आया, फेस में आपकी पूरी पिगमेंटेशन रिमूव हो गई, सारे स्कार्स चले गए इन जस्ट अ सिंगल सिटिंग. तो तब तो मेरे दिमाग में वो थी चीज़ था कि ऐसा ही क्या लगा रही है कि इतना इफेक्टिव है, और ओनली शी इज हैविंग दैट, जिसको वो कोरियन के नाम से सेल किया जा रहा था. एंड ऑल ऑफ सडन अब कुछ टाइम से वो बिल्कुल रील्स बंद हो गई है. टोटली शी हैज स्टॉप डूइंग दैट. आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना बूम आने के बाद, उसका इतना हाइप होने के बाद उसने एकदम से वो बंद कर दिया? आई थिंक देयर कैन बी टू रीजंस बिहाइंड दिस. या तो साइड इफेक्ट्स हुए होंगे या फिर रिजल्ट आया ही नहीं होगा. बिकॉज एक सिंगल सेशन में अगर रिजल्ट मिल रहे हैं और साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो वो चीज़ बंद तो नहीं होनी चाहिए थी. नहीं होनी चाहिए. ट्रू. या सो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन अ माइंड, किसी के भी माइंड में, कि हमें ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मार्केट में ये चीज़ें सेल हो रही हैं ब्लाइंडली, तो हमें उस स्टेप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. आई थिंक इट्स ऑल क्लियर इन अ माइंड नाउ, है ना? तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है किसी भी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, आप हमें डीएम कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए. हमारे शो का एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज अनअपोलोजेटिकली डॉक्टर परवाज इज रॉ, रियल, making you feel confident in your own skin. दैट्स ट्रू. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग आवर शो. Thank you for inviting me. बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. आई रियली लाइक्ड इट, लव्ड इट. आई होप सबको ये बहुत पसंद आए. So it was lovely talking to you. It was a great conversation. It's very informative. आई थिंक आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई थी लेटेस्ट प्रोसीजर्स एंड उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में. आई होप ये सेशन देखने के बाद एवरीबडी इज़ अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड कि पहले क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए और किसके पास जाना चाहिए. Glow starts from inside. थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सेल्फ लव. हर क्रीम या ड्रिप आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी. कॉन्फिडेंस और केयर खुद से आता है. अपनी स्किन पे इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्टकट्स नहीं, तभी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी. अब हमारे शो का एक लास्ट है, दैट इज मैसेज ऑफ होप, जो हमें अपने व्यूअर्स को देना है. यू हैव टू जस्ट राइट दिस, एंड उसके बाद हम इसको यू विल पेस्ट इट ऑन द वॉल. ओके. Skin is not just skin deep,
it is much more. Love yourself. It's true. We should love ourselves.